अगले दिन वो लोग बेचैनी से शंकर त्रिपाठी का इंतज़ार कर रहे थे। दोपहर तक वो भी पहुंच गया और लगता था जैसे वो भरपूर तैयारी से यहाँ आया है। मैं सुबह से आपका इंतज़ार कर रहा था और आप अब आ रहे हैं। त्रिपाठी के आते ही इसने जल्दी दिखाने की कोशिश चाहिए। वो अपनी बेताबी इस पर जाहिर करना चाहता था, जिससे वो कामयाब हो भी गया। लगता है सारी रात मेरी बातें तुम्हारे दिमाग में गर्दिश करती रही हैं। अच्छा है मुझे तुम जैसे लोग पसंद हैं जो हर चीज़ को हकीकत के आईने में देखते हैं। त्रिपाठी इसका शाना थपथपाते हुए बोला तो वो पुरजोश सा हो गया। इस मुल्क के लिए तो मेरे खून का आखिरी कतरा तक कुर्बान जनाब। वो आंखों में जोश लिए बोला तो त्रिपाठी इसे एक तरफ ले गया। क्या कर सकते हो अपने मुल्क के लिए? मैंने देख लिया है कि ये सब लोग तुम्हारी बात मानते हैं। अगर तुम एक इशारा कर दो तो फिर देखना ये सब तुम्हारे पीछे अपने मुल्क के लिए खड़े हो जाएंगे। त्रिपाठी पुरसोच अंदाज में बोला तो वो सर झुका गया। आप कहकर तो देखें, यहाँ मैं इनके लीडर ही तो हूँ। वैसे भी ये सब लोग मेरी बात को अहमियत देते हैं। और राजदारी से बोला और मुड़कर अपनी टीम की जानिब देखा जो बेचैनी से इसे त्रिपाठी से बात करते हुए देख रही थी। साले सब के सब एक से बढ़कर एक एक्टर। वो दिल में सोचते हुए मुस्कुराया और त्रिपाठी को देखने लगा। मेरी इत्तला के मुताबिक यहाँ कोई और टोला भी आने वाला है, लेकिन वो तुम्हारी तरह मुहिब्बे वतन नहीं होंगे। जहाँ तक मैं जानता हूँ इनका मिशन कुछ और है। अब ये हमने सोचना है कि इनका यहीं को बंदोबस्त कर दें, क्योंकि अगर एक बार वो लोग यहाँ से बाहर निकल गए तो फिर तुम चाह कर भी कुछ ना कर पाओगे। त्रिपाठी से वो बात बता गया जो कि बहुत ही कॉन्फिडेंशियल थी, यानी कि इसे पूरी जानकारी थी कि यहाँ कोई टीम आने वाली है और इसे इससे ख़तरा है, जिसके लिए वो यहाँ आए मासूम लोग जो कि दर हकीकत वही थे। इनके ज़रिए डिग्निटी के भेजे हुए बंदों का ख़ात्मा करवाना चाह रहा था। वाकई में इसका प्लान बहुत ख़तरनाक था और इनकी जगह कोई भी होता तो इसकी बातों में आ जाना था। आप हुक्म कीजिए, बस हमें करना क्या है? वो मुस्तैदी से बोला तो त्रिपाठी एक शातिराना मुस्कुराहट चेहरे पर सजा गया। वो लोग मास्क पहने हुए होंगे और जदीद हथियारों से लैस होंगे, शायद काली गाड़ियों में हों, और वो बहुत लिए दिए अंदाज में अपना काम करेंगे। लेकिन तुम इन लोगों को देखते ही पहचान जाओगे। हमें इन लोगों के यहाँ पहुँचने से पहले ही अपना मोर्चा लगाना होगा। आखिर वो अपना प्लान इन लोगों पर आश्कार कर ही बैठा, लेकिन हम तो निहत्ते लोग हैं। इन प्रोफेशनल दहशतगर्दों का कैसे मुकाबला करेंगे? वो अपने चेहरे पर परेशानी सजाते हुए बोला तो त्रिपाठी धीमा से मुस्कुरा दिया। इसकी फ़िक्र तुम लोग मत करो, मेरे पास सब कुछ मौजूद है। जब इस मुल्क को बचाने की ठान ली तो सामान की फिर क्या अहमियत रह जाती है। मैं तो सर पर कफन बांध कर हमेशा ही तैयार बैठा रहता हूँ। त्रिपाठी कुछ ऐसे अंदाज में बोला कि इसकी अदाकारी पर वो मुस्कुराए बगैर न रह सका। वाह सर जी, मेरी तरफ से आपकी जवान मर्दी और इस मुल्क से मोहब्बत पर ये सलूट। वो फ़ौरन से सलूट झाड़ते हुए बोला तो त्रिपाठी मुस्कुरा दिया। अब तुम देखना हम इन लोगों का क्या हाल करते हैं। आने दो सालों को। त्रिपाठी जोशीले लहजे में बोला और इन्हें अपने साथ आने का इशारा किया। वो सब मुस्तैदी से इसके पीछे चल पड़े थे। वो खाने की मेज़ पर बैठी खामोशी से नाश्ता करने में मसरूफ़ थी। आसमा बेगम इससे पूछ कर थक गई, लेकिन वो एक लफ्ज़ मुँह से फूट कर न दी। आखिर तंग आते हुए उन्होंने इसे झंझोड़ ही डाला। मैं कब से पूछ रही हूँ बेटा, और तुम हो कि मुँह सिए बैठी हो। आखिरी मरतबा पूछ रही हूँ कि रात को क्या हुआ था। मैंने देख लिया था कि तुम बिगड़े मूड के साथ वापस आई थी, और जब तक मैं कमरे में पहुंची तुम दुनिया और माफिया से बेखबर घोड़े बेचे सोई हुई थी। ना कपड़े बदलने का होश था और ना ही सैंडल तक उतारने की ज़ामत थी। मुझे बताओ इनाया, आखिर हुआ क्या था? आसमा बेगम इसे कड़े तेवरों से घूरते हुए बोली तो वो सर उठाकर इसे देखे गई। जवाब मुझे वीराने में छोड़कर भाग गया था। ये भी ना सोचा कि जवान लड़की है, इसके साथ कुछ भी हो सकता है। वो सपाट लहजे में बोली और दोबारा से नाश्ता करने में मसरूफ़ हो गई। लेकिन आज इसकी वो रग़बत गायब थी जो हमेशा से इसका खासा हुआ करती। ऐसे कैसे और क्यों छोड़ गया वो तुम्हें? आसमा बेगम हैरत से मुंह खोले इसे देखे गई। अपनी मनमाना चाह रहा था। मैं नहीं मानी तो हमेशा की तरह बचकाना हरकत करते हुए मुझे गाड़ी से उतार दिया। वो स्लाइस ख़त्म करते हुए चाय का मग उठाकर बोली, अरे क्या मनमाना चाह रहा था, और जो नौबत यहाँ तक आ गई। आसमा बेगम नासमझी से बोली तो वो इन्हें अफसोस से देखने लगी। एक मर्द किसी औरत से क्या चाह सकता है मामा? वो नज़रें फेरते हुए बोली तो आसमा बेगम कानों को हाथ लगा गई। तौबा है, बहुत ही कोई याद भरी हुई है इस लड़के में, अल्लाह रहम करे। फिर तुम कैसे आई वापस? क्या वो फिर से तुम्हें लेने आ गया था? आसमा बेगम की किसी तरह तसल्ली नहीं हो रही थी, इसलिए एक और सवाल कर गई, जिसका जवाब देने के बजाय वो हंस पड़ी और फिर हंसती ही चली गई। इतना हंसी कि इसकी आंखों से पानी निकलने लगा। ओ मामा, आप भी कमाल करती हैं। वो तो शुक्र है कि मेरा राब्ता सुल्तान से हो गया और इसने बंदे भेज दिए थे मुझे रेस्क्यू करने के लिए, वरना तो सुबह मेरी लाश ही घर आती। बड़ी मुश्किल से वो अपनी हंसी पर काबू पाते हुए बोली और आसमा बेगम देख सकती थी कि इसके चेहरे पर कैसे दर्द के बादल मंडला रहे थे। ए हे, होश करो लड़की, क्यों ऐसी फजूल बातें कर रही हो? वह फ़ौरन से उठते ही इसके पास चली आई और इसे अपने सीने से लगाते हुए इसके सर पर हाथ फेरने लगी। बहुत मुश्किल टाइम था मामा,
मैं बिल्कुल ही अकेली बैठी कितनी देर रोती रही। वो तो शुक्र है अल्लाह का कि सिग्नल ना होने के बावजूद भी मिस कॉल सुल्तान को चली गई, वरना मैं तो गई थी काम से। वो अपने आंसू रोकते हुए बोली, लेकिन आंखों का बंद टूट चुका था जब एक सैलाबी रेला बाहर उमड़ आया। इस दुनिया में अच्छे लोग अभी भी मौजूद हैं। शुक्र है कि तुम सही सलामत वापस आ गई। मैं बात करती हूँ इस कमीने से, ये कोई तरीका तो नहीं है? आसमा बेगम गुस्से से खोलते हुए बोली तो इसने इन्हें सख्ती से मना कर दिया। नहीं मामा, आप इन लोगों से कोई बात नहीं करेंगी। मैं हालात ही ऐसे बना दूंगी कि वो खुद मुझे छोड़ेगा। अब मेरी भी जिद बन गई है। वो ज़िद्दी लहजे में बोली तो आसमा बेगम इसे अचंभे से देखी गई। क्यों खुद अपने हाथों अपनी ज़िंदगी बर्बाद करने पर तुली हुई हो? ऐसा करने से नुकसान तो तुम्हारा भी होगा ना? आसमा बेगम इसे प्यार से समझाते हुए बोली, क्योंकि वो जानती थी कि अपनी ज़िद की कितनी पक्की है। मामा, बाद में पल पल मरने से तो बेहतर है ना कि मैं इस बंदे को इतना एक्सपोज कर दूं कि ख़ुद बाबा का दिल ही इससे ख़राब हो जाए और वो खुद इसका अपना भी। वो पुरसोच लहजे में बोली तो आसमा बेगम खामोशी से सर हिलाते हुए टेबल से बर्तन उठाने लगी। वो ब्रावो वन के हमरा पहली मरतबा त्रिपाठी की लोकेशन पर आया था और हैरान ही रह गया था। इतना ऑर्गेनाइज और वेल सेटल खैमा इसने पहली मरतबा देखा। बल्कि खैमा तो कहने की बात थी, यहाँ तो पूरा सेटअप लगा हुआ था। एक अदद बड़ा ट्रांसमीटर, कुछ वायरलेस सेट और असले का पूरा बक्स था जो भरा हुआ था। इसमें स्नाइपर से लेकर छोटी मशीन गन तक सभी कुछ मौजूद था। जो पसंद हो वो तुम्हारा, चलाना मैं सिखा दूंगा। त्रिपाठी ने इसे हैरत से सारी चीज़ें हाथ में उठाकर चेक करते हुए मसरूफ़ पाया तो लुकमा देना मुनासिब समझा। वो चौंक कर होश की दुनिया में वापस लौटा। चलाना तो मुझे आता है, लेकिन मैं हैरान इस बात पर हूँ कि मैंने अपनी ज़िंदगी में पहली मरतबा इतना असला एक साथ देखा है। वो खुद को त्रिपाठी के मुकम्मल ट्रांस में लाते हुए बोला, बस तो फिर तैयारी पकड़ लो। मुझे और मेरे साथी को आगे चिलम चौकी की तरफ निकलना है। एक ज़रूरी काम है। तुम लोगों ने बस नज़र रखनी है कि जैसे ही वो लोग यहाँ पहुँचे तुम लोगों ने बगैर किसी इंतज़ार के इन पर दावा बोल देना है, वरना अगर वो बच गए तो तुम लोगों का भी अल्लाह ही हाफिज़ होगा। त्रिपाठी से मज़ीद हिदायत करते हुए बोला तो वो तेज़ी से अपना सर हिलाने लगा। इसका दिमाग तेज़ी से सारे ताने बाने बुनने में लगा हुआ था। चिलम चौकी और फिर इससे आगे त्रिपाठी क्या करना चाह रहा था। अचानक से इसके दिमाग में मनी मर्ग का नाम आया तो वो उछल पड़ा। यानी कि अब की बार इसका टारगेट कुछ और था। मैं शाम तक वापस आ जाऊंगा। ये मेरा एक बंदा तुम लोगों के साथ यहीं रहेगा और तुम्हें मज़ीद गाइड करेगा। मैं बस यूं गया और यूं आया। त्रिपाठी मसरूफ़ से अंदाज में बोला और अपनी जीप की तरफ बढ़ा जो तैयार हालत में खड़ी हुई थी। वो कुल मिलाकर 3 बंदे थे और इन तीनों पर काबू पाना इन लोगों के लिए कोई मुश्किल काम नहीं था। एक मिनट ज़रा बात सुने। अचानक ही वो बदले हुए लहजे में बोला तो त्रिपाठी ने मुड़कर इसे देखा। वो धीमी रफ्तार चलता हुआ इसके करीब आया। अगर वो लोग हमारी बेखबरी में हमारे सिरों पर पहुंच गए तो फिर हम क्या करेंगे? वो अजीब से लहजे में बोला। ठोक देना सालों को। ऐसे लोगों पर रहम नहीं खाना जो हमारे मुल्क के दुश्मन हो। त्रिपाठी मुस्कुराते हुए बोला और पलट नहीं लगा था कि इसने फ़ौरन से इसका बाजू थाम लिया। मैं भी ऐसा ही सोचता हूँ शंकर त्रिपाठी। वो बंदे आने वाले नहीं हैं बल्कि तुम्हारे सामने मौजूद हैं। वो पूरे सार से अंदाज में बोला तो त्रिपाठी थूक निकल कर रह गया। अब चुपचाप खेमे में चलो वरना फिर मेरी उंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी। वो आम से लहजे में बोला, लेकिन त्रिपाठी देख सकता था कि इसके ठंडे लहजे में चट्टानों जैसी सख्ती है। वो खामोशी से इसके साथ हो लिया और अपने हाथ नीचे करते हुए एक मखसूस इशारा कर दिया। अभी वो लोग खेमे के करीब ही पहुँचे थे कि ब्रावो वन ने इसे आवाज़ दी। इसने मुड़कर इसे देखा और यही वो लम्हा था जब एक खामोश गोली दंदराती हुई आई और इसके सर से महज कुछ ही मिलीमीटर के फासले से गुजरते हुए सामने पड़े लकड़ी के बक्स में पेवस्त हो गई। लकड़ी के टुकड़े टूट कर हवा में बिखर गए और वो बदहवासी से ब्रावो वन की जानिब देखने लगा। भागो अल्फा वन, वी आर अंडर अटैक। ब्रावो वन की आवाज़ थी गोया तबले जंग बजा था। वो फ़ौरन से सर झुकाते हुए सेफ पोजीशन ढूंढने लगा और यही वो वक्फा था जब वो त्रिपाठी से बेखबर हुआ। इधर त्रिपाठी भी ऐसे मौके की तलाश में था। वो फ़ौरन से अपनी स्टार्ट खड़ी जीप में सवार हुआ और तेज़ी से वहाँ से निकलने लगा। इन पर अंधाधुंध गोलियों की बरसात शुरू हो चुकी थी और ये त्रिपाठी की वो खुफिया टीम थी जो अभी तक इन लोगों से रुपोश थी। हमें इसे समझने में धोखा खा गई यार। इसने पहले ही स्नाइपर और बीमस को सेफ लोकेशन पर स्टैंड बाई किया हुआ था। वो ब्रावो वन की जानिब देखते हुए चीखा तो वो खैमे की जानिब देखने लगा। जितनी जल्दी हो सके हमें इस खैमे से दूर हो जाना है। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। ब्रावो वन चीख कर बोला तो वो फ़ौरन से एक तरफ होते हुए पीछे खिसकने लगे। गोलियां मुतवातर इन्हें निशाना बनाने के चक्कर में थी, लेकिन ये इनकी किस्मत थी कि खैमे के बिल्कुल पीछे एक बड़ा पत्थर था जो इनके लिए बहुत आड़ साबित हो रहा था। वो ब्रावो वन के लिए पत्थर की आड़ में बैठा और अपनी जैकेट के अंदर से मिनी मशीन गन बरामद की। ये किधर से मारना है? ब्रावो वन मशीन गन देखते हुए हैरत से बोला। वहीं से उठाई है।
जैसे ही मैं फायर खोलूँ तुमने पीछे की जानिब भागना है, बस जल्द से जल्द इस निचली पहाड़ी के पीछे गायब होने की कोशिश करो। वो ब्रावो 1 को तलकीन करते हुए बोला और पत्थर की आड़ में से निकलते हुए सामने फायर खोल दिया। इसके यूं फायर खोलने से एक लम्हे के लिए सामने से जारी अलगार थमी तो ब्रावो 1 फौरन पीछे की जानिब खिसका और दौड़ लगा दी। वो वक्फे से गोलियां बरसा रहा था और यही वो मोहलत थी जिसका फ़ायदा उठाते हुए ब्रावो 1 निचली पहाड़ी के पीछे रोपोश हो चुका था। अब इसे उम्मीद हो चली थी कि जल्दी इसकी कमत पहुंचने वाली है, इसीलिए इसने फायर बंद कर दी। थोड़ी देर ही गुजरी होगी कि इसे गाड़ी आती हुई दिखाई दी जो इन्हीं की थी और एक महफूज जगह पर गाड़ी रुकते हुए इसमें से इसके टीम मेंबर्स उतरने लगे। वो अपने हथियार साथ लेकर आए थे। इसके हाथ में इसकी पसंदीदा गन आती, इसके तेवर ही बदल गए। इसने अपनी गन को सिंगल शॉट पर सेट किया और पोजीशन ली और साइड में देखते हुए सामने नज़र दौड़ाने लगा। जल्दी इसने 1-2 जगह पर मूवमेंट ताड़ ली। आधा सा कंधा नज़र आ रहा था इसे और इसने इस पर ही जुआ खेलने का फैसला किया। अगरचे वो लोग बहुत ही महफूज होकर खेल रहे थे, लेकिन इसने भी कोई कच्ची गोलियां नहीं खेली थी। हवा का तनासब जानते हुए इसने डिफ्लेक्शन लगाई और फायर कर दिया। ठीक 2 सेकंड बाद इसे एक वजूद पत्थर के पीछे से लुढ़कता हुआ नजर आया, लेकिन इसने बगैर इंतज़ार के इस लुढ़कते हुए वजूद पर ही एक फायर और झोंक दिया, जो अब की बार शायद इसकी गर्दन में लगा था। ये इसका खासा था कि वो एक ही टारगेट पर 2 फायर भी बड़ी महारत से कर लेता था। क्या बात है बॉस, मज़ा आ गया। इसके साथ बैठा अल्फ़ा 4 नारा मारते हुए बोला तो वो महल मुस्कुरा कर रह गया। त्रिपाठी मेरे हाथों से निकल गया है, इसे किसी भी हाल में चिलम चौकी पहुँचने से पहले ही रोकना है, वरना अगर वो अपने मकसद में ज़रा भी कामयाब हो गया तो हम सब की नौकरियां खा जाएगा। वो अल्फ़ा 4 को समझाते हुए बोला तो वो सर हिला कर रह गया। मेरा ट्रांसमीटर, इसने अल्फ़ा 2 से पूछा तो इसने फ़ौरन वायरलेस इसके हाथ में पकड़ लिया। हाँ ब्रावो 3 क्या लोकेशन आ रही है? वो ब्रावो 3 को मुखातिब करते हुए बोला तो वो इसे कोऑर्डिनेशन बताने लगा। अब इसे लोकेशन का ठीक तरह से पता लग रहा था और ब्रावो 1 पहले इन पर फायरिंग करने वाली पार्टी को पिछली तरफ से काबू करने के लिए निकल पड़ा था। बाजी इनके ही हाथों में थी, लेकिन हर गुजरते पल के साथ शंकर त्रिपाठी इनसे दूर होता जा रहा था। जवाद इसे कई मरतबा फ़ोन कर चुका था, लेकिन वो उसका फ़ोन अटेंड नहीं कर रही थी। अभी भी फ़ोन बज कर बंद हुआ था तो व्हाट्सएप पर इसके मैसेज आने शुरू हो गए, लेकिन वो रीड तो कर रही थी पर रिप्लाई नहीं दे रही थी। और यही बात जवाद को मिर्चें लगाने के लिए काफ़ी थी। दोपहर का वक्त था जब वो इसके घर चला आया। इसकी सख्ती से की गई हिदायत को मद्देनज़र रखते हुए आसमा बेगम ने इसे कोई बात न की थी। वो भी सलाम करने के बाद सीधा ही इसके कमरे में चला आया। ये क्या तमाशा लगाया हुआ है तुमने? मैंने कितनी कॉल्स की लेकिन तुम फ़ोन नहीं उठा रही, मैसेज भी कर रहा हूँ तो रिप्लाई नहीं दे रही। आखिर पूछ सकता हूँ कि ऐसा क्या हो गया जो तुम ऐसा बिहेव कर रही हो? वो इसी चेयर पर मज़े से बैठी हुई थी जब जवाद दंदनाता हुआ इसके कमरे में दाखिल हुआ। उल्टा चोर कोतवाल को डांटने के मस्ताक वो इसी के मत्थे लग रहा था। कुछ नहीं हुआ, बस मेरा दिल नहीं था तुम्हें मुँह लगाने का। वो आम से लहजे में बोली तो वो तेज़ी से इसके जानिब बढ़ा। सब तुम्हारी वजह से ही हो रहा है इनाया, ना तुम नखरे करती और ना ही ये सब कुछ होता। वो इसके सामने खड़ा होते हुए बोला तो वो सर उठाकर इसे ताज्जुब से देखने लगी। कल जो कुछ तुम कर चुके हो इसके बाद अब कोई बात रह नहीं जाती। मैं तो हर्ट हुई हूँ मगर तुम भी चैन से नहीं बैठोगे जवाद। वो जवाद को घूरते हुए बोली तो वो नासमझी से इसे देखे गया। क्या मतलब, ऐसा क्या हो गया? बताओ ऐसा क्या हुआ इनाया? वो इसके सामने पंजों के बल बैठते हुए बोला तो वो नज़रें फेर गई। कल मेरे साथ जो कुछ हुआ इसके ज़िम्मेदार सिर्फ तुम हो जवाद। मेरी चीखें भी सुनने वाला वहाँ कोई नहीं था। वो तो शुक्र है इन वक्त पर मेरे दोस्त का नंबर मिल गया, वरना तो वहाँ सिग्नल भी नहीं थे। रात में वो मुझे ढूंढता हुआ वहाँ आ गया और मुझे घर छोड़कर वापस चला गया। वो सोचे समझे मंसूबे के तहत बोली तो जवाद गुस्से में खोलना शुरू हो गया। मुझे तुम्हारे इस दोस्त की शक्ल से भी नफरत है इनाया। सुना तुमने? मुझे इसकी शक्ल जहर से भी बुरी लगती है। जवाद इसे इसके दोनों शानों से थाम कर झंझोड़ते हुए बोला। यही बात वो तुम्हारे बारे में भी कहता है। कल जब मैं इसके सीने से लगी हुई थी तब भी वो यही कह रहा था कि वो तुम्हारी इस मनहूस शक्ल से नफरत करता है। वो जवाद के बाजू झटक कर इसे मजीद ताव दिलाते हुए बोली तो वो इसे हैरत से देखेगा। क्या कहा तुमने? सीने से लगी हुई थी? तुम्हें शर्म नहीं आती ऐसी बात करते हुए? वो गुस्से में पागल हुआ जा रहा था। जब तुम्हें शर्म नहीं आती ऐसी हरकत करते हुए तो फिर मैं क्यों शर्म करूं? वो दूबदू बोली तो जवाद इसे घूरने पर इत्तफा कर गया। बहुत मज़ा आता है ना तुम्हें इसके साथ क्यों रंग रलियाँ मनाते हुए? और भी पता नहीं क्या क्या करती होगी तुम इसके साथ। वो बेहयाई की सारी हदूद फलांगते हुए बोला तो वो तंजिया अंदाज में हंस दी। हाँ बहुत मज़ा आता है मुझे इसके साथ ये सब करने में। वो एक भरपूर इंसान है, तुम्हारी तरह आधी औरत नहीं है वो भी बगैर किसी लगी लिपटी के बोली तो जवाद गुस्से की शिद्दत से कांपते हुए अपना हाथ उठा गया, जिसे इसने रास्ते में ही पकड़ लिया। ऐसी गलती कभी ना करना जवाद, वरना मैंने तुम्हारा वो हाल करना है कि तुम्हें मुंह छुपाने के लिए कोई जगह नहीं मिलेगी। वो इसका हाथ मजबूती से पकड़ते हुए बोली
तो जवाद चंद लम्हे इसी घूरता रहा और फिर बगैर कोई बात किए वहाँ से वापस पलट गया। बड़ा आया मेरा मुहाफिज बनने, सुल्तान के पाँव की धूल भी नहीं आई। बाबा ने पता नहीं क्या सोचकर इस लड़की नुमा लड़के को मेरे लिए पसंद कर लिया। वो वापस इजी चेयर पर बैठ गई और अपनी आंखें बंद करते हुए लंबे लंबे सांस लेने लगी। इसने तरीका ढूंढ लिया था जवाद को हर्ट करने का, और वो इस मामले में किसी किस्म की कोई लचक दिखाना नहीं चाहती थी। फायरिंग का तबादला बड़े ज़ोर शोर से जारी था। ड्रोन बड़ी अच्छी कवरेज दे रहा था और इसकी बदौलत वो लोग दुश्मन के ठिकाने से पूरी तरह वाकिफ हो पाए थे। ब्रावो 3, ऐसा करो नीली लैंड क्रूज़र को ढूंढो, अभी वो ज़्यादा दूर नहीं होगी। मुझे बिल्कुल ठीक कोऑर्डिनेट्स बताओ ताकि मैं अगला लाया अमल तय कर सकूं। वो माउथ पीस में बोला तो दूसरी तरफ से ब्रावो 3 राजर बोल कर रह गया। थोड़ी देर में ही इसने त्रिपाठी की गाड़ी ट्रेस कर ली जो तेज़ रफ्तारी से आगे बढ़ी थी। इसके साथ बैठा अल्फा 4 हाथ में पकड़ी स्क्रीन पर इसे साफ फुटेज दिखा रहा था। मैं निकलता हूँ इसके पीछे, ब्रावो 1 से मैं वायरलेस के थ्रू रब्ता कर लूँगा। तुम लोग अभी इन्हीं को निशाना बनाते रहो जब तक कि ब्रावो 1 वहाँ पहुँच नहीं जाता। वो अल्फा 1 को हिदायत जारी करते हुए अपनी जगह से उठा और अपने पीछे खड़ी सफ़ेद लैंड क्रूज़र की जानिब दौड़ा जो इन्हें यहाँ तक ले आई थी। ड्राइवर इसे देखते ही सीट संभालने लगा, लेकिन इसने इन्हें मना कर दिया। तुम इधर ही रहो, मुझे अकेले जाना है। वो फ़ौरन से ड्राइविंग सीट संभालते हुए गाड़ी को आगे बढ़ा गया। लैंड रोवर पुरानी थी लेकिन बेहतरीन हालत में थी और ऊंचे नीचे नाहमवार रास्तों पर किसी कश्ती की मानद दौड़े जा रही थी। इसने मुमकिन हद तक रफ्तार को तेज़ रखा हुआ था और ये तो इसका शौक़ भी था। अपनी ऑडी S8 को भी वो वैसे ही भगाने का माहिर था। ब्रावो 1, मैं त्रिपाठी के पीछे जा रहा हूँ, तुम जैसे ही फ्री होते हो इसके खैमे पर कब्जा कर लेना। अगर किसी गाड़ी का बंदोबस्त हो जाए तो मेरे पीछे चले आओ। वो ब्रावो 1 को हिदायत जारी करते हुए गाड़ी को एक शार्प मोड़ काटता हुआ ब्रावो 3 के बताए हुए रास्तों पर दौड़ाने लगा। बॉस, आगे एक रास्ता शार्प लेफ्ट टर्न ले रहा है, थोड़ा ख़राब है लेकिन आपको त्रिपाठी के करीब कर देगा। अचानक इसकी एयरपीस से ब्रावो 3 की आवाज़ उभरी तो वो कहका मार कर हंस पड़ा। ए शाबाशी, बस ऐसे ही मुझे गाइड करते रहना और तुझे कसम है ब्रावो 3, प्लीज़ इस नाजुक मौके पर कुछ चलना ना शुरू कर देना वरना मेरी वॉर्ड लग जानी है। वो ब्रावो 3 को तंबीह करते हुए बोला और इसके बताए हुए रूट पर गाड़ी मोड़ दी। रास्ता अचानक ख़राब हो जाने की वजह से गाड़ी हचकोले लेना शुरू हो गई, लेकिन बहरहाल आगे बढ़ रही थी। वो एक बड़ा मोड़ काटते हुए दोबारा से पगडंडी पर चढ़ा तो इससे त्रिपाठी की गाड़ी धूल उड़ाती हुई नजर आई। फासला अगरचे अभी भी अच्छा खासा था लेकिन वो इस गेम का माहिर खिलाड़ी था, तो फिर कैसे हो सकता था कि वो हाथ आया शिकार यूँ जाने देता। मुझे इसकी गाड़ी नज़र आ रही है, जल्दी मैं इसे पकड़ लूँगा, वो माउथ पीस में बोला और गाड़ी की रफ्तार ख़तरनाक हद तक बढ़ा दी। अचानक इसकी नज़र ऊपर आसमान की जानिब उठी जहाँ ब्रावो 3 का उड़ाया हुआ ड्रोन इसकी गाड़ी को क्रॉस करते हुए तेज़ी से त्रिपाठी की जीप की जानिब बढ़ रहा था। वही ये तो कमाल हो गया, मुझे नहीं पता था कि ये मुझसे भी 2 हाथ आगे है, वो हंसते हुए बोला और ड्रोन के पीछे अपनी गाड़ी लगा दी। कुछ ही देर में ड्रोन त्रिपाठी की जीप का 360 डिग्री के ज़ाविये पर फुटेज फराहम कर रहा था। हमें इसकी एक हरकत की पूरी वीडियो मिल रही है बॉस। वो बदहवास हो गया है और लगता है कि इसने जीप उल्टा देनी है। इसे ब्रावो 3 की आवाज़ सुनाई दी तो वो खुश हो गया, बस इसे निकलने नहीं देना वरना हम सब हाथ मलते रह जाएंगे। इसने त्रिपाठी की गाड़ी पर पूरी नज़र रखी हुई थी और देख सकता था कि ड्रोन इसकी गाड़ी के गिर्द मंडलाता हुआ इसे हर जानिब से कवर कर रहा है। ये वो वक्त था जब त्रिपाठी ने बदहवास होते हुए गाड़ी को कट मारना चाहा और रफ्तार तेज़ होने की वजह से गाड़ी का बैलेंस आउट हो गया। एक मिट्टी और धुएं का मरगोला सा उठा और गाड़ी इसमें गुम होकर रह गई।